हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में पढ़ा था, को रिलेशनल रिसर्च के बारे में पढ़ा था, है ना। तो इन्हीं सब टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ा था कि भाई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है ना। इसमें हम वर्ड का जो आंसर है वो फाइंड आउट करते हैं कि क्या है। तो बेसिकली जो हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, हमने देखा था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च को ही हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं, है ना। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है हम उसको क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। जो क्वालिटेटिव रिसर्च की बात होगी तो बाकी जो रिसर्च है वो उनको हम क्वालिटेटिव की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हमारी नॉन क्वांटिटेटिव रिसर्च जैसे होती है ना। जैसे नैरेटिव, नरेशन करना है किसी चीज का, है ना। राइट अप है, जो लिटरेचर वगैरह की जो रिसर्च होती है वो सारी की सारी क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है ना। तो ऐसे और भी हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे कल। तो बेसिकली हमने कल जो फर्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ी थी वो थी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना। तो इसमें हम व्हाट का आंसर ढूंढते हैं, हाउ व्हेन और व्हाई का नहीं ढूंढते, है ना। हमने इसमें ये भी पढ़ा था, स्टैटिस्टिकल रिसर्च होती है ये बेसिकली। जो आइडिया होता है बिहाइंड दिस टाइप ऑफ रिसर्च, वो जैसे फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालना, एवरेज निकालना, स्टैटिस्टिकल। क्वांटिटेटिव ये होती है, इसके एग्जाम्पल थे नेशनल सैंपल सर्वे, सेंसेक्स, है ना, जिसको हम जनगणना बोलते हैं। ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी। एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कल वाली चीजें आपको समझ में आई थी या नहीं आई थी, या इसमें कुछ एक्सप्लेन करना है या कुछ चीज समझानी है, या फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जो आज हमें करना है। ठीक है। तो इसमें हमने यही पढ़ा था कि इसमें मैनिपुलेशन नहीं होती, मैनिपुलेशन और ना ही कंट्रोल ऑफ वेरिएबल होता डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च में। ये सारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के पार्ट है, मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल वेरिएबल की जो बात है ना। फिर हमने कोरिलेशनल स्टडी पढ़ा था, वन टाइम डाटा कलेक्शन जिसमें करते हैं वो सॉरी क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है। और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में हम द स्टडी ऑफ द डाटा कलेक्ट मोर देन वन टाइम, है ना। जैसे इसमें अलग अलग टाइम पे डाटा कलेक्ट करते हैं, तो सेम जो रेस्पोंडेंट होता है या सेम पर्सन से हम कहे एक लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। तो इसमें हम बेसिकली जो ट्रेंड हमें फाइंड आउट करना है, वो जो ट्रेंड की चीजें होती है वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च से होती है। और क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम सिंगल टाइम पे डाटा कलेक्ट करके रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फिर हमने इसके टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ा था, सर्वे स्टडी हो गया, है ना। सर्वे स्टडी में हम एक सर्वे करते हैं जिसमें हमारे अलग अलग तरीके के इंटरव्यू कर सकते हैं हम, क्वेश्चन एयर के थ्रू वो कर सकते हैं। जैसे टेलीफोनिक इंटरव्यू, ऑनलाइन सर्वे, अदर एग्जाम्पल। इसमें स्ट्रक्चर, नॉन स्ट्रक्चर क्वेश्चन, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, है ना। तो ये सब चीजें हमने कल पढ़ी थी, है ना। और डेवलपिंग सर्वे इंस्ट्रूमेंट की बात की थी हमने, है ना। क्वेश्चन एयर हो गया, इंटरव्यू, डाटा कलेक्शन मेथड हो गए, है ना। एक बार मुझे आप कमेंट करके बताओ अगर मेरी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो, कि ये चीजें आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अगर समझ में आ गई हो तो हम नेक्स्ट जो टाइप है हमारी रिसर्च का वो शुरू करते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ना। पॉपुलेशन होती है, उसमें हम एक सैंपल लेते हैं, है ना, वो सर्वे करते हैं अलग अलग चीजों का, ठीक है। ये सब चीजें हमने कल कर ली थी, ठीक है। अभी जो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, कोरिलेशनल भी हमने कल कर लिया था कल, है ना। जैसे स्मोकिंग और लंग्स कैंसर का, स्मोकिंग एक वेरिएबल है और लंग्स कैंसर सेकंड वेरिएबल है, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट हम रिसर्च पढ़ेंगे वो है एक्स पोस्ट फैक्टो। सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये एनटीए का। यूजीसी नेट और एनटीए का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये नेट के लिए। एक्स फैक्टो रिसर्च, है ना, एक्स पोस्ट फैक्टो। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है ना। एक और टॉपिक का जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है बनते हैं, जिससे एनटीए हर बार पूछती है, उसमें जो यूजीसी नेट में हर बार क्वेश्चन आता है एक्शन रिसर्च, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन है हमारा हमारा क्वेश्चन ये है कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होती क्या है ना। जैसे नाम से ही पता चलता है एक्स पोस्ट, है ना। एक्स पोस्ट का मतलब है कि जो टाइम बीत चुका है ना, जो इंसिडेंट हो चुका है,
ठीक है, जो पास्ट की बात हो चुकी है ना। फैक्टो का मतलब फैक्ट, कोई भी फैक्ट, है ना। रिसर्च जो हम रिसर्च करते हैं, सर्च अगेन एंड अगेन। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च वो होती है जो इंसिडेंट होने के बाद हम करते हैं। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में हम क्या करते हैं, लुक्स बैक इन द टाइम, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, है ना। इसमें हम बेसिकली क्या, इसको रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च भी कहते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब भी पास्ट से रिलेटेड होती है ना। हिस्टोरिकल जो इवेंट होते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होते हैं, हम वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंडर ही आते हैं। कैजुअल कंपेरेटिव रिसर्च होती है ये, है ना। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को बोलते हैं कि इंसिडेंट होने के बाद, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत बार सुना होगा कि कहीं कोई क्राइम हुआ, है ना। उसके बाद क्राइम जैसे ही हुआ, उसके घटना के बाद वहां पे फोरेंसिक ऑफिसर्स आते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, है ना। तो कोई भी क्राइम हुआ, है ना, एक्सीडेंट हुआ, है ना, या कोई इंसिडेंट हुआ नेचुरल कैलेमिटी, तो उसके घटना होने के बाद जो रिसर्च, जो डाटा कलेक्ट करते हैं, वो सारा एक्स पोस्ट फैक्टो में आता है ना। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या हुई, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हुई जो इंसिडेंट होने के बाद हम जो रिसर्च करते हैं, कि जो इंसिडेंट हो चुका, जैसे एक्सीडेंट हो चुका, जैसे बारिश हो चुकी है, कभी बारिश जो रेन हुई थी, उस रेन से कितना नुकसान हुआ, वो रेन क्यों हुई थी, है ना। तो ये सारा जब भी कोई इवेंट हो जाता है, उसके बाद जो हम रिसर्च करते हैं, उसको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च करते हैं। और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में भी ना ही तो मैनिपुलेशन अलाउड होती है ना, और ना ही कोई कंट्रोल करता कंडीशंस को, है ना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में क्या डिफरेंस है। एक्स पोस्ट फैक्टो और एक्सपेरिमेंट रिसर्च में एक ही डिफरेंस है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन अलाउड है, और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है यूजीसी नेट में कि ऐसा क्या डिफरेंस है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से कैसे डिफरेंस है। इसमें मैनिपुलेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेशन और कंट्रोल वेरिएबल अलाउड है। ठीक है, तो ये हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है। ठीक है, अब इसमें हम अगर बात देखें, तो इट इज यूज्ड इन सोशल साइंसेज एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कंडक्टेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिनोमिना आफ्टर इट इज ओकर्ड, कि जब वो फिनोमिना हो जाता है उसके बाद जो रिसर्च करते हैं, उसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो। इट इज बेसिकली डील विद नॉन मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल। तो मेन जो इसमें हमें ध्यान रखने की बात है, जो एग्जाम में पूछते हैं नेट में, यही पूछते हैं कि एक तो इसमें वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन अलाउड नहीं है ना। दूसरा, ये जो फिनोमिना अक्कर हो जाता है उसके बाद जो हम रिसर्च करते हैं, वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च करते हैं। रिव्यूज, रिव्यूज भी, जब आपने क्वेश्चन पूछा, रिव्यूज भी एक हिस्सा होता है कि भाई किस रेफरेंस में हम रिव्यू ले रहे हैं, है ना। रिव्यू लेना भी अपने आप में एक वो है, जैसे हम सर्वे करते हैं, है ना। सर्वे स्टडी में हम रिव्यू रिव्यू ही लेते हैं, है ना। तो जब एक्स पोस्ट फैक्टो की बात कर रहा हूँ, तो एक्स पोस्ट फैक्टो है कि हम किस इंसिडेंट पे रिव्यू ले रहे हैं, जो घटना हो गई उस पे ले रहे हैं, या उसकी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, किसी का फ्यूचरिस्टिक रिव्यू हो सकता है ना। वो रिव्यू काउंट करने हैं इसमें, जो हम सिर्फ जो घटना हो रही है उसके बारे में, आपने क्या देखा, वहां क्या हुआ, तो उस संदर्भ में हम रिव्यू को कह सकते हैं कि जो रिव्यू हम पास्ट की घटना का डिस्कस करेंगे। अगर फ्यूचर का रिव्यू हम किसी से ले रहे हैं, है ना, तो वो एक्स पोस्ट फैक्टो में नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, कैंपस प्लेसमेंट रिव्यू की हम बात कर सकते हैं। कैंपस प्लेसमेंट रिव्यू में यही है कि अगर वो प्लेसमेंट हो जाए उसके बाद जब हम वो ले, तो वो उसमें हम एक्स पोस्ट फैक्टो में काउंट कर सकते हैं। हमें बेसिकली ध्यान ये रखना है कि जो इंसिडेंट हो गया वो एक्स पोस्ट फैक्टो में आएगा। जैसे एग्जाम्पल है इसमें, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑन द इन्फेंट बर्थ वेट। अब इसमें क्या है कि जो स्मोकिंग हुई थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसका बर्थ वेट पे कितना, इन्फेंट बर्थ वेट पे कितना फर्क पड़ा। तो स्मोकिंग तो कर ली है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना। तो कितना उसके वेट पर असर पड़ा है, जब हम बहुत सारे सैंपल लेंगे, क्योंकि वो बाद का रिजल्ट है, ये एक्टिविटी पास्ट की है ना। और उसके बाद ये फ्यूचर की चीज है, तो जो पास्ट में घटना होगी उसका रिलेशनशिप हम देख रहे हैं। तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो का एग्जाम्पल है ना।
तो इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, आइडेंटिफाई वुमेन हु स्मोक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड कंपेयर देयर इन्फेंट्स बर्थ वेट टू द इन्फेंट बोर्न नॉन स्मोकिंग। तो एक तो स्मोकिंग वाले और एक नॉन स्मोकिंग वाले, तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमारा एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च का एग्जांपल। दूसरे मैंने एग्जांपल आपको दिए ही है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए, है ना, या कोई रेन वगैरह हो गई, है ना, या कोई पॉलिसी हो गई, है ना, उसका क्या इफेक्ट है। तो जो घटना बीत जाए उसको हम एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च में काउंट करते हैं। तो ये हमारी एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अब हिस्टोरिकल रिसर्च, है ना। इससे अगर कोई क्वेश्चन आएगा हिस्टोरिकल रिसर्च का, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा अबाउट द पास्ट इवेंट। तो हम इसमें क्या करते हैं, बेसिकली जो पास्ट के इवेंट है हमारे, तो उन पास्ट के इवेंट्स को स्टडी करते हैं हम हिस्टोरिकल रिसर्च में, है ना, टू फाइंड आउट द अफेक्ट द प्रेजेंट इवेंट्स एंड आइडिया, किस तरीके से वो अफेक्ट होते हैं, है ना। तो इसमें कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसमें हाइपोथेसिस नहीं बनती, है ना। तो हिस्टोरिकल रिसर्च ही एकमात्र ऐसी रिसर्च है जिसमें हम हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं करते। हम डायरेक्ट विदाउट हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव बना के अपनी रिसर्च करते हैं, है ना। और हिस्टोरिकल रिसर्च में ऑलवेज वी विल टॉक अबाउट द पास्ट इवेंट्स। ठीक है, इसमें हम कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, अलग अलग आर्टिफैक्ट हो गए, पॉलिटिकल हो गए, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, सोशल हो सकते हैं, इकोनॉमिक, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री के बारे में, है ना। आर्काइवल रिसर्च ये बोलते हैं जो आर्काइव से निकलती है, टेक्सटुअल एनालिसिस। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हम फाइंड आउट करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए, है ना। डायरीज है किसी के, लेटर है, फोटोग्राफ है ना, इनकी स्टडी करते हैं, टेक्सटुअल एनालिसिस भी करते हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हेल्प करते हैं हमें क्या, अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द करंट सोशल इवेंट। तो जो करंट सोशल इवेंट है उनको अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करती है। ठीक है, ये जैसे एक, अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में, तो इस पे आपको काफी रिसर्च ऐसी देखने को मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल सही लिखा आपने, कमेंट किया कि इसमें हाइपोथेसिस नहीं होती। हिस्टोरिकल रिसर्च ही एकमात्र ऐसी रिसर्च है जिसमें हाइपोथेसिस नहीं होती। तो क्वेश्चन इसमें से बेसिकली दो ही बनेंगे, एक तो ये पास्ट के इवेंट्स पे होता है हिस्टोरिकल रिसर्च, है ना। दूसरा, इसमें हाइपोथेसिस नहीं होती। कई बार इसको हिस्टोरिकल रिसर्च को हम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी बोलते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब पास्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये बात आई आपको समझ में, हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में आया आपको समझ में। ठीक है, बेसिकली हमें इसमें यही चीजें याद रखनी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारा एनालिटिकल रिसर्च, है ना। तो एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है, एनालिटिकल से ही पता चल रहा है, एनालिसिस। हम जब चीजों का विश्लेषण करते हैं, है ना, तो एनालिटिकल रिसर्च में हम बेसिकली विश्लेषण करते हैं चीजों का, है ना। हमने क्या किया, कोई डाटा कलेक्ट किया, है ना, उस डाटा को फिर हम एनालिसिस करेंगे। तो एनालिटिकल रिसर्च बेसिकली जो रिसर्च स्टेप है हमारा एनालिसिस का, उसमें काम आते हैं एनालिसिस रिसर्च। तो इसमें हम लॉजिकली एंड क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं सिस्टेमेटिक वे से, किसी भी प्रॉब्लम का या फिनोमिना का, है ना। तो एनालिटिकल रिसर्च के अपने टूल्स हैं, टेक्निक्स है, कि हम गैदर करते हैं और एनालाइज करते हैं डाटा का, जैसे सर्वे में करते हैं हम, एक्सपेरिमेंट में करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। तो सर्वे में हम क्या करते हैं, बेसिकली क्वेश्चन एयर फिल कराते हैं, फिर डाटा कलेक्ट करते हैं, जो डाटा कलेक्ट हुआ हमारा, उस डाटा को फिर हम एनालाइज करते हैं। तो एनालिसिस, एनालिटिकल रिसर्च में बेसिकली एनालिसिस वाली चीजें आती हैं। ठीक है, तो एनालिटिकल साइंस भी होती है, एनालिटिकल बेसिकली डाटा से रिलेटेड ये चीजें ज्यादा होती है ना। जो डाटा से रिलेटेड जितनी ज्यादा चीजें होंगी उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस का तो बहुत आसान है, एनालिटिकल रिसर्च में लगती है। उसके बाद है हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इसमें कोई ना कोई चीज एक्सप्लेन करनी है। ये बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स है, लेकिन इससे बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है ना, और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है। तो
बिल्कुल सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन हो वो 2 मार्क्स तो कैरी करता ही है ना। हमारा ठीक हुआ तो हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर जो हमारा गलत हो गया तो हमारे 2 मार्क्स चले जाएंगे। तो नेट के एग्जाम में ये मैटर करता है कि आपने मार्क्स कितने लिए, है ना। वो चाहे आप पेपर 1 से लो या पेपर 2 से करो, है ना। तो ऐसे ऐसे टॉपिक काफी इजी होते हैं और काफी स्कोरिंग होते हैं। आपको एक बार समझ में आ गए तो बाद में आपको इसमें बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बस मीनिंग समझना है हमें। एक्सप्लेनेटरी में क्या करते हैं कि हाउ एंड वाई का रीजन ढूंढते हैं कि क्या सिचुएशन थी, क्या फिनोमिना था, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वाई द एग्जामिनेशन रिलेटेड स्ट्रेस लीड टू रोट लर्निंग, है ना। तो जो एग्जामिनेटर रिलेटेड स्ट्रेस जो होता है वो रोट लर्निंग को क्यों प्रमोट करता है। रोट लर्निंग मतलब जो रटते हैं हम, तो स्ट्रेस से वाई एंड हाउ स्ट्रेस लीड टू हार्ट डिजीज, कि स्ट्रेस से हार्ट डिजीज क्यों होते हैं। तो इस तरीके के हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों होती है चीजें, है ना। देखो जो एनालिटिकल रिसर्च है ना, आप कह रहे हो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी एनालिसिस करते हो, तो एनालिटिकल रिसर्च में यही हुआ ना कि हम कोई भी रिसर्च हुआ, जितनी भी रिसर्च होती है उसमें एनालिसिस तो होता ही है ना। तो ऐसा नहीं होता कि एक रिसर्च अकेले हम करते हैं, हम पीएचडी करेंगे या टॉपिक करेंगे तो सिर्फ हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च लगाएंगे या फिर हम उधर एक्सपोस्पेक्ट, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रिसर्च का एग्जाम्पल होती है। जो हमारी हम थीसिस लिखते हैं एमफिल पीएचडी के ड्यूरिंग, या कोई टॉपिक लिखते हैं या रिसर्च पेपर है, तो उसमें मिक्सिज ऑफ रिसर्च टाइप्स होते हैं। ऐसा नहीं होता हम सिर्फ एक्सप्लेनेटरी लगा रहे हैं, सिर्फ एक्सप्लोरेटरी, है ना। तो एनालिटिकल रिसर्च एक्सपेरिमेंट में तो होगा ही। जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे तो हम उसमें कोई डाटा लेंगे, उस डाटा को फिर बाद में एनालाइज करेंगे, है ना। तो एनालिसिस का मतलब यही होता है कि हम क्रिटिकली चीजों को देखते हैं। ठीक है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एनालिटिकल रिसर्च क्या है। एनालिटिकल में यही है कि हम क्रिटिकली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो ये हो गया एक्सप्लेनेटरी में, हम चीजों को एक्सप्लेन करेंगे कि चीजों का रीजन क्या है। जैसे मैंने कल बताया था कि हम एक्सप्लेन करेंगे कि रेन क्यों होती है ना, बारिश क्यों हो रही है। हम एक्सप्लेन, कोई डॉक्टर होगा तो बताएगा कि आपको फीवर क्यों आया है ना। अगर कोई बच्चा एग्जाम में बार बार जो है ना कि अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा, तो अच्छा गाइडेंस होगा, वो करेगा कि आप इसलिए आपकी ये कमी रहेगी, तो एनालिस इस तरीके से हम चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। और जब भी हम, अगर आप यहाँ देखो तो एक्सप्लेन भी कब करते हैं हम चीजें, जब एनालाइज करेंगे। तो एनालिटिकल पार्ट तो यहाँ भी है ना। लेकिन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का जब क्वेश्चन आएगा तो इसी करेंगे सिंपल, हम चीजों को हाउ एंड वाई का रीजन हम इसमें चीजें एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो हम अनकवर करते हैं चीजों को। द गोल इज अनकवर द कैजुअल रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब इसमें भी बहुत बार क्वेश्चन आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। बेसिकली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च लगती है लिटरेचर रिव्यू के टाइम पे, है ना। तो लिटरेचर रिव्यू के टाइम पे क्यों लगती है, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी ऑलरेडी रिसर्चेज हो चुकी हैं, जिन लोगों ने की है, तो हम उनको लिटरेचर रिव्यू में क्या करते हैं, उनका स्टडी तो करते हैं। और एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है कि देखो दो चीजें होती है। एक तो हम, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। तो प्राइमरी गोल होता है एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का, टू गेन इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम या फिनोमिना में, है ना। स्टडी टू डेवलप द इनिशियल आइडिया एंड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो हम हाइपोथेसिस कैसे क्रिएट करते हैं, हम अपनी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जो लिटरेचर रिव्यू किया है उसमें जो हमें फैक्ट मिले हैं, उन फैक्ट को में से हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और उसका जो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, वो हाइपोथेसिस होती है ना। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम गेन करते हैं इनसाइट प्रॉब्लम के बारे में, है ना। तो इट कैन टेक मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग लिटरेचर रिव्यूज, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज एंड सर्वे। अब आप ये देखो, जैसे आप माउंटेन्स देख रहे हैं, है ना। ये आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, आप बता दोगे कि ये जगह ऐसी है। ये जो पिक्चर्स है, ये स्विट्जरलैंड की है ये वाली, है ना। इसमें से कुछ इंडिया की है और कुछ स्विट्जरलैंड की। तो मैं आपको बता सकता हूँ इन पिक्चर से, देखो स्विट्जरलैंड ऐसा दिखता है आपको। छोटी क्लासेस में बताया कि पहाड़ ऐसे होते हैं। एक तो होता है कि चीजों को वर्चुअली देखना, आप इमेज में देख रहे हो उनको, है ना, आप फोटोग्राफ्स में देख रहे हो, है ना, वीडियो में देख रहे हो। एक होता है कि खुद जाके उनको एक्सप्लोर करना, कि आप माउंटेन्स गए, आप पहाड़ों में घूमने गए, आपने रियली एक्सपीरियंस किया, रियल लाइफ का एक्सपीरियंस किया कि चीजें ऐसी होती है ना।
तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में यही करते हैं कि हम खुद जाके एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, है ना। हम कहते हैं कि नहीं कि किसी को नॉलेज है, कि मेडिकल फील्ड का किसी को नॉलेज है कि भी मेरा अनएक्सप्लोर्ड एरिया आया है ना, या कहीं हम जाते हैं तो कि ये तो साउथ की तरफ तो मैं गया नहीं, अभी अब की बार हम साउथ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई कहता है कि मैं कभी कलकत्ता नहीं गया, वेस्ट बंगाल नहीं गए, तो हम वेस्ट बंगाल को एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो एक्सप्लोर करने का मतलब होता है कि उसको जाके इंसाइट करना, हमें गेन इंसाइटमेंट, है ना। तो वो कहाँ से आती है? रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन से ही आती है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम कुछ ना कुछ इंसाइट गेन करते हैं, फिनोमिना को स्टडी करते हैं, ताकि हम जो फर्दर रिसर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें हेल्प करें। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू के पार्ट पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च सबसे ज्यादा लगती है। ठीक है, ये बात आई आप लोगों को समझ में? मुझे कमेंट करके बताओ ये बात समझ में आई हो तो आपको। ठीक है, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम इतना ही करते हैं बेसिकली, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा जो सबसे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा रिसर्च में, वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, है ना। तो जैसे ही हमारा एक्सपेरिमेंट ध्यान में आता है, तो हम सभी के माइंड में साइंस आ जाते हैं कि सिर्फ साइंस में ही हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में साइंस में ही करते हैं, वो उसमें भी आते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कमेंट करके, तो क्वेश्चन यही आएगा कि लिटरेचर रिव्यू में कौन सी रिसर्च लगती है। तो जब वो लिटरेचर रिव्यू में पूछे कि किस टाइप ऑफ रिसर्च लगते हैं, तो वहाँ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बतानी है हमें। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक्सप्लोरेटरी से। अभी हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम जनरली लगता है कि साइंस में ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशल साइंस में भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो फील्ड स्टडी होते हैं उनको एक्सपेरिमेंटल स्टडी में काउंट करते हैं, है ना। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? एक सिस्टेमेटिक और साइंटिफिक अप्रोच होती है टू इन्वेस्टिगेट कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो जो हमने वेरिएबल्स क्रिएट करे हैं, उनके बीच में कोज एंड इफेक्ट जानना होता है हमें, है ना। तो उसको हम कोज एंड इफेक्ट जब जानते हैं, उस चीज को, रिलेशनशिप को, हम वेरिएबल के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसमें जो थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें हमेशा याद रखने हैं। एक तो है कि इन एक्सपेरिमेंट रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं। तो ये रिसर्च है जिसमें वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन अलाउड है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये बर्नर होगा, आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा, है ना। तो ऐसे वायर गेज होता था, बर्नर होता था, इस पे बाउल रखा, हम वाटर को बॉईल करते हैं, है ना। तो इसमें वाटर है ना। तो यहाँ रेगुलेटर लगा होता था। तो हम जो गैस हमारी चल रहे थे, जो बर्नर बोलते थे इसको, तो बर्नर को हम यहाँ रेगुलेट करते हैं इसको। जैसे हमारे घरों में भी गैस है, जो एलपीजी, या जो जिस भी तरीके की गैस से हम घर खाना बनाते हैं, है ना। तो उससे हम रेगुलेट करते हैं, कम ज्यादा करते हैं उसको, हीट को, है ना। तो ये कम ज्यादा करना क्या कर रहे हैं? हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं इसमें, है ना। अब यहाँ क्या है? टेम्परेचर जो हीट से क्या आता है? टेम्परेचर वाला वेरिएबल। तो टेम्परेचर हमारे हाथ में, हम टेम्परेचर को वेरिएट करते रहते हैं ना, कम ज्यादा। तो हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है ना कि वाटर इवेपोरेट होता है, पानी उबल जाता है ना। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है कि एक तो मैनिपुलेशन अलाउड होती है, ठीक है। सेकंड जो इसमें होता है कि वेरिएबल एक्सपेक्ट द इंडिपेंडेंट आर वेरिएबल आर हेल्ड कांस्टेंट। सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़ के बाकी जितने भी वेरिएबल है सभी को कांस्टेंट कर दिया जाता है, ताकि हम इसका इफेक्ट देख पाए क्या है। जैसे और सबसे अच्छा एग्जांपल दूं टी का और स्लीप का, है ना। मैंने बताया था चाय का और नींद का एग्जांपल। अगर हमें चाय का असर नींद पे देखना है कि चाय पीने से नींद आती है या नहीं आती है, तो उसके अलावा बाकी सब कांस्टेंट करने पड़ेंगे। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसी सिचुएशन में नहीं करेंगे कि हम बीमार ना हो, है ना, है ना, हमें और कोई डिजीज ना हो, है ना। ऐसा हो सकता है कि हम दिन में ना सोए हो, है ना, दिन में सो गए हो, दिन में सो गए होंगे तो रात को नींद अवश्य आएगी, है ना। तो चाय भी एक हद तक स्लीप को कंट्रोल कर सकती है। ऐसा नहीं है कि चाय पी लेंगे तो हमें नींद ही नहीं आएगी। तो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस है, तो उस स्पेसिफिक सिचुएशंस का क्या मतलब होता है कि बाकी सब चीजें कांस्टेंट कर देते हैं हम, है ना। हो सकता है हमें 3 दिन सोए हुए हो गए हो, तो उसमें चाहे आप चाय पी लो, चाहे कुछ भी कर ले, नींद तो आपको आएगी, ये नेचुरली है ना। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेशन अलाउड होती है। सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है
कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़ के बाकी सभी को कंट्रोल कर देते हैं, है ना। तो हेल्ड कांस्टेंट का मतलब है, तो पहला कंडीशन हो गया इसमें मैनिपुलेशन। सेकंड, हम वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं। और थर्ड इसमें क्या हो गया, हम ऑब्जर्व करते हैं। तो तीन चीजें हमें हमेशा याद रखनी है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। मैनिपुलेशन, ठीक है, सेकंड कंट्रोल, और थर्ड ऑब्जर्वेशन। ये तीन करेक्टरिस्टिक्स है। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बार आता है, 99 100 में से 99.9 बार जो क्वेश्चन आएगा वो मैनिपुलेशन का आएगा, कि हम यहाँ पर वेरिएबल्स की मैनिपुलेशन अलाउड है। अब एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च पड़ी थी, वहां वेरिएबल्स की मैनिपुलेशन नहीं अलाउड थी। रिलेशन हम वहां भी देख रहे थे चीजों का, लेकिन वहां मैनिपुलेट नहीं कर पाते थे। दो इंसिडेंट हो गया, उसी को हमें नोट करना था। ठीक है। तो मैनिपुलेशन, कंट्रोल और ऑब्जर्वेशन, ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। ये चीज आपको आई समझ में? एक बार समझ में आई हो तो मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग, है ना। तो कंट्रोल, मैनिपुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन, ये तीन बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। इनसे ही क्वेश्चन आता है बहुत बार। ठीक है, आप सभी को समझ में आया? एक बार कमेंट करके बताओ आप लोगों को समझ में आया तो। ठीक है। फिर हम बेसिक रिसर्च को पढ़ेंगे इसके बाद, जो हमारी बेसिक रिसर्च है। मैं थोड़ा स्लो इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन इस फील्ड से आएगा वो कर दोगे, है ना। तो अब जैसे मैं थ्योरी कराता हूँ तो घर जाके आप क्वेश्चंस किया करो, है ना। तो क्वेश्चन करोगे तो फिर आपके माइंड में डाउट भी आएगा, फिर आप पूछोगे भी, है ना। कंट्रोल कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को? ये तो काफी इजी है, मैंने बताया तो। आप जब मैंने ये इमेज बनाई, ये इसमें हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल ही तो कर रहे हैं भाई। टेम्परेचर को वो सॉरी, इसको तो रेगुलेट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। कंट्रोल करते हैं हम, जैसे कंट्रोल वेरिएबल है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं आपको, मैं एग्जांपल देख लेता हूँ मैंने इसमें डाला है क्या, तो मैं आपको बताऊंगा। देखो उसी का एग्जांपल ले लेते हैं बाद से, चाय का, टी और स्लीप का। जब हमें टी और स्लीप देखनी है ना, तो हमें बाकी चीजें नॉर्मल रखनी पड़ेगी। नॉर्मल हम क्या कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं। एक तो हम प्रॉपर सोएंगे, है ना, दिन में। ऐसा नहीं हो कि हमें 3 दिन सोए नहीं हुए तब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना। हमें कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, उस टाइम पे हम ये एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। मतलब ऐसी चीजें नहीं करेंगे, ऐसे जो बाकी सारी सिचुएशंस है ना वो कंट्रोल करेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो, क्लासरूम्स का। ये आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्लासरूम। अब मुझे बताओ, जो मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं हमारे गांव में, वो कहाँ होते हैं? ज्यादातर रोड पे होते हैं, रोड के नजदीक होते हैं। और यहाँ क्लासरूम होता है ना, बच्चों का। तो क्लासरूम होता है, तो ये मान लिया मैं झोपड़ी टाइप बना देता हूँ क्लासरूम को आपके, है ना। यहाँ विंडो होती है और बच्चे क्या है, विंडो से बाहर देखते रहते हैं। तो टीचर क्या है, टीचर दो वेरिएबल्स ले लेते हैं हम इसमें, है ना। एक टीचर ले लेते हैं और एक स्टूडेंट ले लेते हैं, है ना। तो टीचर क्या कर रहा है, क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है। एक तो टीचर हो गया, है ना। दूसरा स्टूडेंट हो गया। तो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है बच्चों को, है ना, और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हमें देखना है कि जो टीचर ने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बच्चे लर्न कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो हमें क्या करना होगा कि बहुत सारी जितनी भी ज्यादा डिसोनेंस होगी वो क्रिएट हो सकता है। हो सकता है कि जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा, हो सकता है कि वो लंबे समय से बीमार हो, है ना। हो सकता है उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, है ना। हो सकता है को उसको वो लास्ट डेस्क पे बैठा, उसको जो है ना कि वो बोर्ड पे साफ नहीं दिखाई दे रहा, उसकी नजर कम हो रखी हो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। हो सकता है कि जहाँ वो पढ़ाता हो पीछे शोर ज्यादा हो या रोड हो, तो जैसे मैंने बताया कि मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल रोड के नजदीक होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट की दिन भर आवाज आते हैं, तो वो खिड़की से बाहर देखता रहेगा, तो उसका जब बोर्ड पे टीचर जो पढ़ा रहा है ध्यान ही नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट रखने का मतलब ये होता है कि इन चीजों को हमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जब हम टीचर के स्टूडेंट की स्टडी करेंगे कि उसको समझ में आ रहा है, नहीं तो ये सारी चीजें कंट्रोल करेंगे। ऐसे एक्सपेरिमेंट लेंगे ना ही वो बच्चा बीमार होना चाहिए, उसका मन लगना चाहिए, उसको दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उस बाद फिर हम देखेंगे कि ये चीजें नहीं है, तो जो टीचर सच में पढ़ा रहा है ना, तो टीचर के पार्ट पे दिक्कत है ना।
तो हमें ये चीजें कंट्रोल करनी पड़ेगी, तो एक चीज का हमें इफेक्ट देखना है, तो बाकी चीजें कंट्रोल करनी पड़ती है ना। तो कंट्रोल ऐसे होते हैं वेरिएबल्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, जो वेरिएबल आगे मैं बताऊंगा कि जो जो स्मोकिंग का और लंग्स कैंसर का था, तो उसमें एज फैक्टर हो गया है ना, एक्सरसाइज होगी, बाकी चीजें जब मैं वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा तो काफी अच्छे से बताऊंगा इसको, ठीक है। ये आया समझ में आपको, एक्सपेरिमेंट रिसर्च में कंट्रोल कैसे करते हैं वेरिएबल्स को, बाकी जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे अभी, है हमारी फंडामेंटल रिसर्च के बारे में। तो फंडामेंटल रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, है ना, और उसको हम प्योर रिसर्च भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो हम बेसिक रिसर्च के बारे में बोलते हैं, तो बेसिक और प्योर रिसर्च हम इसी को बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च। तो फंडामेंटल रिसर्च होती क्या है, इससे हर बहुत बार क्वेश्चन आया है एनटीए नेट में, तो स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आएगा, है ना, या फिर आपको स्टेटमेंट नहीं तो आपको मोर देन वन, जो एमएसक्यू आ रहे हैं आजकल, मल्टीपल सिलेक्टिव, चाहे 1 2 3, तो ऑप्शन में पूछते हैं ना कि पहला दूसरा तीसरा होगा, या सिर्फ पहला दूसरा होगा, है ना, या फिर तीसरा पहला और तीसरा होगा, नन ऑफ द दीज। तो इस तरीके के क्वेश्चन में भी फंडामेंटल रिसर्च से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है हमारी, बेसिकली बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च होती है, जिसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है टू एक्सपेंड द न्यू नॉलेज। तो जो प्राइमरी बेस की रिसर्च होती है, जिसमें हम प्रिंसिपल्स बनाते हैं, थ्योरी को डेवलप करते हैं, सारे के सारे फंडामेंटल रिसर्च का पार्ट है। जैसे न्यूटन ने 3 लॉ दिए, है ना, न्यूटन ने 3 लॉ दिए, तो ये 3 लॉज क्या है, फंडामेंटल रिसर्च का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने चार्ज की खोज की, है ना, चार्ज से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनी, इलेक्ट्रिसिटी से आज हम बल्ब जला रहे हैं, है ना। ये कंप्यूटर से मैं क्लास ले रहा हूँ, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी की बदौलत ही पॉसिबल हुआ है। तो फंडामेंटल रिसर्च होते हैं जो बेसिक प्योर रिसर्च होती है ना, जो आगे बाकी रिसर्च में काम आती है, ठीक है, उसको हम फंडामेंटल और प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च बोलते हैं। तो बेसिकली जो इससे क्वेश्चन आते हैं नेट में, वो यही क्वेश्चन आते हैं कि जो इसके करेक्टरिस्टिक्स है, एक्स एक्स नॉलेज एक्सपेंशन के लिए, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी के लिए, डिस्कवरी और जो इन्वेंशन होते हैं नए नए, उनमें काफी यूज होती है फंडामेंटल, और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड थ्योरीज, तो इसके बारे में। तो स्टडिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम फिजिक्स मैकेनिक्स, ये भी एक फंडामेंटल रिसर्च का पार्ट है ना। कोई हमने रूल दिया नया, कोई हमने थ्योरी डेवलप की, है ना, ये सारे के सारे हमारे फंडामेंटल रिसर्च के पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आती है अप्लाइड रिसर्च। अब फंडामेंटल रिसर्च में जो हमने नॉलेज क्रिएट किया, जो हमने थ्योरी बनाई, जो हमने रूल डेवलप किए, जो हमने प्रिंसिपल्स बनाए, है ना, वो कहाँ यूज होते हैं, वो अप्लाइड रिसर्च में यूज होते हैं। तो अप्लाइड रिसर्च से क्या क्वेश्चन आता है, जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो हमें, तो कौन सी रिसर्च करते हैं हम, अप्लाइड रिसर्च करते हैं, है ना। तो साइंटिफिक इंक्वायरी दैट एम सोल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो जब हमें प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है, तो हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं, है ना। तो हमारी जितनी भी बीटेक का डिसिप्लिन है ना, बीटेक लोग करते हैं, तो बीटेक में करते क्या, तो बीटेक सारा का सारा अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल है ना। तो बीटेक में हम क्या करते हैं कि हमें चार्ज की तो खोज होगी, हम फैन बनाएंगे, है ना, इलेक्ट्रिक मोटर जनरेट करेंगे, कंप्यूटर क्रिएट करेंगे, हम कुछ ना कुछ नई ना नई चीज इन्वेंट करते रहते हैं। तो जो सारी नई इन्वेंशन है, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, वो सारा का सारा अप्लाइड रिसर्च में आता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, और एग्जिस्टिंग नॉलेज का है हमारी फंडामेंटल रिसर्च। तो जो फंडामेंटल रिसर्च, कई बार क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल रिसर्च का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, फंडामेंटल रिसर्च का जो नॉलेज है वो कहाँ यूज होता है, तो हमारा बेसिकली अप्लाइड रिसर्च में यूज होता है, ठीक है। ये बात आई समझ में आपको, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और ये, सॉरी, अप्लाइड रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। तो इनसे ना, ये बहुत कॉमन कॉमन से आपको लगेंगे, सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन ये इजी लगते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, फिर हम एग्जाम में गलत करके आते हैं। तो अप्लाइड रिसर्च से क्वेश्चन यही आएगा कि प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो रिसर्च की जाती है वो अप्लाइड रिसर्च होती है। और अप्लाइड रिसर्च में किस रिसर्च का नॉलेज यूज होता है, हमारा फंडामेंटल रिसर्च का नॉलेज यूज होता है अप्लाइड रिसर्च में, ठीक है। तो जो भी हम अपनी अप्लाइड रिसर्च करते हैं, तो अप्लाइड रिसर्च में बेसिकली
फंडामेंटल रिसर्च का नॉलेज यूज होगा, और अप्लाइड रिसर्च कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए की जाएगी। अब आप कंफ्यूज हो गए, कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब फाइंड आउट होता है तो एक्शन रिसर्च भी आती है, लेकिन एक्शन रिसर्च में हमें ये ध्यान रखना है, एक्शन रिसर्च जो होती है, एक्शन रिसर्च में इमीडिएट सॉल्यूशन, ये टर्म याद रखनी है। इमीडिएट, इंस्टेंट। तो जब हम इमीडिएट और इंस्टेंट ये आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया। तो मैं पहले ही बता रहा था आपको कि मुझे पता है ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें। तो एक्शन रिसर्च का मतलब होता है कि इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना हो। तो जब इमीडिएट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात आएगी तो हम उसको एक्शन रिसर्च बोल लेंगे। और जब जनरली हम किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम अप्लाइड रिसर्च के अंदर लेंगे। समझ में आया एक्शन रिसर्च में और अप्लाइड रिसर्च में डिफरेंस? ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन कई बार बच्चे इसको गलत कर देते हैं इससे। ठीक है, ये बात आई समझ में आपको कि एक्शन रिसर्च में और अप्लाइड रिसर्च में क्या है? एक्शन रिसर्च में हम इमीडिएट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और अप्लाइड रिसर्च में हम कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उसमें इमीडिएसी नहीं होती है ना, कोई अर्जेंसी नहीं होती। ठीक है, अभी आगे आएगा, एक्शन रिसर्च को काफी डिटेल में पढ़ेंगे हम। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर ये चीज समझ में आई हो तो मुझे बताओ एक बार कमेंट करके, फिर क्वेश्चंस करते हैं कुछ। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है, ये सैम्पलिंग से रिलेटेड है, हर बार क्वेश्चन आता है कि सैम्पलिंग एरर कब डिक्रीज होता है। जब भी हम सैम्पलिंग करते हैं, है ना, वो सैम्पलिंग एरर कब डिक्रीज होता है? डिक्रीज इन सैंपल साइज, इंक्रीज इन सैंपल साइज, प्रोसेस ऑफ रैंडमाइजेशन, प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। एक तो ये क्वेश्चन है, मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताओ जल्दी। सेकंड है, द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यूज्ड इन। अब ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, तो बहुत अभी बताया, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और फिलोसफिकल या हिस्टोरिकल रिसर्च। बताओ, क्वेश्चन वन का आंसर बताओ मुझे जल्दी, फिर क्वेश्चन टू का बताओ। सैम्पलिंग एरर डिक्रीज करना है हमें, क्योंकि सैम्पलिंग के दौरान एरर आ गया है ना रिसर्च में, तो वो हमें डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज कैसे होता है एरर, है ना? तो इसका आंसर होगा इंक्रीज इन सैंपल साइज, है ना? तो हम सैंपल साइज को इंक्रीज करके सैम्पलिंग एरर डिक्रीज कर सकते हैं, है ना? तो जितना बड़ा ज्यादा सैंपल होगा उतना ज्यादा एरर कम होगा, एरर के चांस कम होंगे, है ना? जितना कम सैंपल लेंगे हमारे, उतने ज्यादा चांस होते हैं एरर होने के। तो ऑलवेज हमें ये, नहीं नहीं, प्रोसेस ऑफ एनालिसिस आपने गलत बताया है। फर्स्ट का है बी होगा, इंक्रीज इन सैंपल साइज, और सेकंड का तो अप्लाइड रिसर्च होएगा, है ना? तो फंडामेंटल रिसर्च को हम कहाँ यूज करते हैं? अप्लाइड रिसर्च में यूज करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एनटीए में। ये पहले वन लाइनर क्वेश्चन आते थे, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, यही क्वेश्चन आएगा। तो इसको स्टेटमेंट में दे देंगे, एक ये स्टेटमेंट दे देंगे कि ऐसे दे देंगे कि बेसिक रिसर्च यूज्ड इन एक्शन रिसर्च। जैसे ये दे दिया, मुझे ये बताना है स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है, कमेंट करके बताना कि एप्ला बेसिक रिसर्च यूज्ड इन एक्शन रिसर्च। तो स्टेटमेंट बताओ, ए आंसर, ए है इसका ट्रू, बी है इसका फॉल्स, है ना? तो बेसिकली जो आता है इसका हमारा अप्लाइड रिसर्च आता है ना? तो एक्शन, बेसिक रिसर्च यूज इन, जो प्रिंसिपल होते हैं, बेसिक रिसर्च प्रिंसिपल्स, तो बेसिकली हमारे अप्लाइड रिसर्च में यूज होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है हमें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन। ये बताओ जल्दी। मैंने इसीलिए डाल लेते हैं यहाँ क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इमीडिएट एप्लीकेशन, हमें इमीडिएट चीजों का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो कौन सी रिसर्च होगी? कॉन्सेप्चुअल होगी, एक्शन होगी, है ना, फंडामेंटल होगी, या एम्पेरिकल रिसर्च होगी? ये कमेंट करके बताओ एक बार मुझे जल्दी, ये जल्दी बताओ कमेंट करके।
ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। इमीडिएट, तो दो चीजें होगी, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम और सेकंड होगी इमीडिएट सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है आपका आंसर, इसका होगा एक्शन रिसर्च आंसर। तो सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम में हम लगाएंगे अप्लाइड रिसर्च, ठीक है, और इमीडिएट में हम लगाएंगे एक्शन रिसर्च। ठीक है, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिडक्टिव रिसर्च। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, डिडक्टिव रिसर्च क्या है ना। डिडक्टिव, आप ये लॉजिकल रीजनिंग में भी आता है, जब हम लॉजिकल रीजनिंग वाली यूनिट पढ़ते हैं तो उसमें भी डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच से क्वेश्चन आते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। तो डिडक्टिव में क्या होता है कि जनरल टू पर्टिकुलर जाती है चीजें, है ना। और इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में उल्टा होता है, पर्टिकुलर टू जनरल, ये हमारी इंडक्टिव रिसर्च होती है। बस ये चीज याद रखनी है, अगर आपने ये चीज याद रख लेना तो आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इंडक्टिव डिडक्टिव से। ठीक है, तो डिडक्टिव रिसर्च में क्या चीजें, जनरल टू पर्टिकुलर मतलब टॉप टू डाउन, आप लिख रहे हो, सही लिख रहे हो। और इंडक्टिव में पर्टिकुलर टू, तो इसको ऐसे याद कर लो, डी जी पी, तो हमेशा डीजीपी याद रखो, फिर दूसरी आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगी इंडक्टिव। डीजीपी का मतलब है, डी मीन्स डिडक्टिव, जी मीन्स जनरल, पी मीन्स पर्टिकुलर। तो जो हमारी डिडक्टिव रिसर्च होगी वो ऑलवेज जनरल टू पर्टिकुलर होगी। तो आपको बहुत सारे नुमेनिक्स बनाने पड़ते हैं, जब भी आप तैयारी करते हो आपको नुमेनिक्स बना लोगे तो काफी चीजें आपको इजी हो जाती है याद करनी। तो आपको जब भी इंडक्टिव डिडक्टिव में कंफ्यूजन हो तो ये याद कर लो, डीजीपी। तो सिर्फ एक ही चीज याद कर लो, डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं, है ना। इंडक्टिव इसका उल्टा हो जाएगा, इंडक्टिव हो जाएगा हमारा पार्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, तो ये आप अपने याद करने के तरीके, आप अपनी कुछ ना कुछ निमोनिक्स बना सकते हैं। तो डिडक्टिव में हमेशा क्या होता है, टॉप टू डाउन अप्रोच होती है, हम जनरल से पार्टिकुलर की तरफ जाते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑल मैन आर मोर्टल, ये जनरल फैक्ट है ना। सोक्रेट इज ए मैन, तो सोक्रेट एक मैन है, देयर फॉर सोक्रेट इज ए मोर्टल, है ना। तो ये जनरल से किस पे चली गई चीजें, पार्टिकुलर पे चली गई। सोक्रेट एक मैन था, अगर सभी मैन मोर्टल है तो सोक्रेट भी क्या होगा, मोर्टल होगा। ठीक है, तो इस तरीके के एग्जाम्पल आएंगे इसमें। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये मेरी चीजें ध्यान से सुनना, आजकल जो एनटीए में क्वेश्चन आ रहे हैं, एनटीए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रही है कि इंडक्टिव डिडक्टिव के रिसर्च स्टेप बताओ, है ना। रिसर्च स्टेप्स क्या होंगे। तो इंडक्टिव में तो क्या होगा, अब आप मैंने क्या बताया, इंडक्टिव में क्या होता है, जनरल टू पार्टिकुलर, जनरल टू पर्टिकुलर। और डिडक्ट इंडक्टिव में क्या हुआ, इंडक्टिव में उल्टा हुआ, पार्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो सामान्य से विशेष की तरफ चीजें जाएंगी, है ना। और यहाँ विशेष से सामान्य की तरफ चीजें जाएंगी, हिंदी वाले जो बच्चे हैं। ठीक है, ये कौन सी होगी, ये तो होगी टॉप डाउन अप्रोच, और ये डाउन टू टॉप। ठीक है, अब हमें देखना क्वेश्चन क्या आता है कि डिडक्टिव का रिसर्च स्टेप क्या होगा। तो डिडक्टिव में पहले क्या है कि जनरल चीज होती है, जनरल क्या है, हमारी थ्योरी होती है ना जनरल। तो जो थ्योरी होती है वो जनरली तो होती है, सब चीजों पे लागू होती है, फंडामेंटल रिसर्च का पार्ट है ना। पहले थ्योरी बनेगी, फिर हम हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, हाइपोथेसिस के बाद हम ऑब्जर्वेशन लेंगे, और फिर कंफर्मेशन करेंगे, कंफर्मेशन कह लो या रिजल्ट कह लो, है ना, या कंक्लूजन भी कह सकते हो आप। इंडक्टिव में इसका उल्टा होता है कि पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन लेंगे, है ना। ऑब्जर्वेशन मतलब हाइपोथेसिस आएगी इसमें, मतलब पर्टिकुलर चीजें आएंगी इसमें, पैटर्न। लास्ट में हम थ्योरी डिडक्ट करेंगे। तो इंडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, हम पहले हाइपोथेसिस आती है हमारी, फिर थ्योरी आती है ना।
तो डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, पहले थ्योरी आती है, फिर हाइपोथेसिस और ऑब्जर्वेशन कंफर्मेशन। तो ये तो क्या हुई हमारी जनरल टू पर्टिकुलर, और ये हमारी पर्टिकुलर टू जनरल, है ना। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो मुझे कमेंट करके बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट के लिए। ये हर बार क्वेश्चन आता है और कंफ्यूज होते हैं बच्चे की इंडक्टिव के रिसर्च, डिडक्टिव के रिसर्च स्टेप क्या है, इंडक्टिव के रिसर्च स्टेप क्या है, इंडक्टिव रिसर्च क्या होती है, डिडक्टिव रिसर्च क्या होता है। यही कॉन्सेप्ट आपका सेम लॉजिकल रीजनिंग में आएगा, है ना। और एक बार आपने यहाँ समझ लिया तो आप वहां भी इसको ठीक करोगे बिल्कुल। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात। मुझे कमेंट करके बताओ अगर ये समझ में आया तो। एक बार मुझे कमेंट करके बताओ ये चीज आपको समझ में आई है तो। ठीक है, तो डिडक्टिव रिसर्च का ये पार्ट और इंडक्टिव रिसर्च ये है जिसमें हम पार्टिकुलर टू जनरल और इसमें जनरल टू पार्टिकुलर, थ्योरी हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन एंड कंफर्मेशन, ऑब्जर्वेशन पैटर्न टेंटेटिव और थ्योरी, मतलब हाइपोथेसिस और थ्योरी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इंडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव रिसर्च के बारे में हमने पढ़ ही लिया। इंडक्टिव रिसर्च में हम पार्टिकुलर टू जनरल, ठीक है, इसमें जनरल में जाएंगे, है ना। तो इसमें पहले क्या आएगी, इंडक्टिव में पहले हाइपोथेसिस आएगी, है ना, उसके बाद हम थ्योरी, थ्योरी आएगी हमारी। ठीक है, और इसमें स्पेसिफिक से जनरल पे जाते हैं। इसमें उल्टा हो जाएगा, सोक्रेट मोर्टल है, अलेक्जेंडर भी मोर्टल है, प्लूटो भी मोर्टल है ना। तो ये क्या सभी मैन है, तो ऑल मैन आर मोर्टल, है ना। इसमें डाउन टू टॉप अप्रोच आ जाएगी, तो ये हमारा इंडक्टिव रिसर्च है। तो डिडक्टिव इंडक्टिव आ गया तो आप क्वेश्चन तो नहीं गलत करोगे ना डिडक्टिव इंडक्टिव का, है ना, आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है इससे। ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में हम कल पढ़ेंगे, है ना। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो इंडक्टिव रिसर्च का और डिडक्टिव रिसर्च का मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें से क्वेश्चन आता है डिडक्टिव रिसर्च से, इंडक्टिव रिसर्च से। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच, डाउन टू टॉप अप्रोच, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि इमीडिएट एप्लीकेशन का, इमीडिएट एप्लीकेशन का सॉल्यूशन या इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारी एक्शन रिसर्च आ जाएगी। और फंडामेंटल रिसर्च को हम कहाँ यूज करेंगे, हम अप्लाइड रिसर्च में यूज करेंगे, है ना। सैम्पलिंग एरर डिक्रीज होगा इंक्रीज इन सैंपल साइज करके, है ना। अप्लाइड रिसर्च क्या है, फंडामेंटल क्या है, एक्सपेरिमेंटल। तो ये सारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमारा तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, हमारा कंट्रोल वेरिएबल, मैनिपुलेशन और ऑब्जर्वेशन, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद करके जानी है, कल आप इनके क्वेश्चंस लगा लेना आज जाके। तो जब कल होंगे हम, कल क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें अगर किसी का कोई डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके एक बार बताए। समझ में आ गया तो भी एक बार कमेंट कर दे, या कोई किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो भी मुझे एक बार बता दें, है ना। क्योंकि ये इजी इजी से क्वेश्चंस हैं और इनसे इजी इजी क्वेश्चन आएंगे इसमें, और ये काफी इजीली हम सोल्व कर सकते हैं अगर एक बार हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। ठीक है, तो इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च के बारे में हर बार क्वेश्चन आता है, इंडक्टिव अप्रोच क्या है, डिडक्टिव अप्रोच क्या है ना। तो ये सारी चीजें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमें पढ़ के जानी है, इसके क्वेश्चंस करना आप आज जाके, जहां से भी मिले आपको, पी वाई क्यू मिले, है ना, या आपको पी वाई क्यू के अलावा कोई भी बुक हो, आपको केवीएस मदान की बुक हो या कोई और भी बुक हो नेट की, तो इसके क्वेश्चन सोल्व करना जाके टाइप ऑफ रिसर्च के जो मैंने कराए हैं, है ना। तो आपको लगेगा कि काफी कुछ चीजें क्लियर हो रही है। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई तो मुझे बताना। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, है ना, बाकी हम कल क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द क्लास, और हम कल क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप क्वेश्चंस कर लेना जो मैंने टॉपिक कराए हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम क्लास में।